जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए स्टैटिक जीके की ये मैराथन क्लास। इस मैराथन क्लास में आपके स्टैटिक जीके के टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। आप लोगों के पेपर में अगर स्टैटिक जीके का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से आपको बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने की, और आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, और पूरा क्लास समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्नों में से आपके टोटल कितने प्रश्न सही हैं। तो हम बिना समय गंवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों को क्लास को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आज की क्लास का जो प्रश्न नंबर हमारा 1 रहने वाला वो है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो आपको बताना कि आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न हर वर्ष देखने को मिलता है। तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए लिख कर लाया हूँ। आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ से आपके पेपर में 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आपको याद रखना है जो आपका जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। उसके बाद जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपको याद रखना है जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात राज्य में है। उसके बाद जो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग याद रखेंगे ये आपका असम में रहने वाला। तो आप लोगों को सारे राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आप लोगों को इस क्लास से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो राष्ट्रीय उद्यान से आपके पेपर में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ही राष्ट्रीय उद्यान लिख कर लाया हूँ। आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जो आपका सिमलीपाल अभयारण्य है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद जो आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल राज्य में। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आप लोगों को इतने राष्ट्रीय उद्यान बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। तो आप लोगों को अच्छी चीज़ें इस क्लास में मिलने वाली हैं। बस आप लोग क्लास में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना। और आप लोगों को इस क्लास का पूरा PDF आपको हर शाम तक, मतलब आपकी क्लास सुबह 9 बजे होती है, आपको शाम 7 या 8 बजे तक PDF मिल जाता है विद आंसर सहित। तो आप लोग उस PDF से अपना रिवीजन जरूर करते रहें। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आर्मी अग्निवीर पेपर के लिए। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कल आपकी करंट अफेयर की मैराथन क्लास रहने वाली। तो आप लोगों के करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे मैं आपको सारे प्रश्न करा दूंगा। आप लोग एक बार कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको मैथ की क्लास चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए मैथ की क्लास तो कल करंट अफेयर की क्लास है, मैं उसी में आपको मैथ की क्लास करा दूंगा। एक बार आप लोग कमेंट करके जब बताएंगे, अगर आपकी कुछ ज़्यादा डिमांड होगी तो मैं आपके लिए गणित की क्लास लेकर आऊँगा। तो चलिए आज की क्लास का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। उसके जो ऑप्शंस हैं वो है नंदा देवी, धौलगिरी। उसके जो नेक्स्ट ऑप्शन है कंचनजंगा, राकापोसी। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपकी कंचनजंगा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका विश्व का सबसे सर्वोच्च शिखर है ये आपका माउंट एवरेस्ट है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपको याद रखना है जो आपका विश्व का सर्वोच्च शिखर है ये माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट किस देश में है तो ये आपका नेपाल देश में है। माउंट एवरेस्ट जो आपका पर्वत है ये आपका नेपाल देश में है। और ये पर्वत श्रेणी किस में है तो आप लोग याद रखेंगे ये हिमालय पर्वत श्रेणी में है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पर्वत की जो ऊंचाई है वो आप लोगों को याद रखना है। इसकी ऊंचाई 8848
848 मीटर रहने वाली, मतलब 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई रहने वाली। तो आप लोगों को माउंट एवरेस्ट के बारे में अच्छे तरीके से याद कर लेना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला आपको बताना है जो आपका कुचकल जलप्रपात है ये किस राज्य में। तो आपके जलप्रपात से एक प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात है मैं सारे जलप्रपात लिख कर लाया हूँ, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना। ज़रूरत है आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने की। उसके बाद जो उसके जो ऑप्शंस हैं, कुचकल जलप्रपात किस राज्य में है, उसके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय। तो आपको बताना कि कुचकल जलप्रपात किस राज्य में है। तो कुचकल जलप्रपात आपका कर्नाटक राज्य में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका धुआंधार जलप्रपात है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना, मैं उन्हीं चीज़ों को अच्छे तरीके से आपके लिए लिख कर लाया हूँ। बस आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। उसके बाद जो आपका जोग जलप्रपात है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। जो आपका पालारूबी जलप्रपात है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दें। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जितने भी लोग आपके इस साल पेपर देने वाले हैं आर्मी अग्निवीर पेपर का, आप लोग इस क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। बस आपको अच्छे तरीके से सारी क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना है और आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है। आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ। बस आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद ज़रूर करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है जो आपका बनियाल दर्रा है ये किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, पीओके क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है जो आपका बनियाल दर्रा है ये किस राज्य में है। तो बनियाल दर्रा आपके पेपर में जो प्रमुख दर्रे हैं यहाँ से भी आपके पेपर में एक प्रश्न बनता है। तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें मैं लिख कर लाया हूँ, बस आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलें। तो बनियाल दर्रा किस राज्य में है। तो बनियाल दर्रा आप लोगों का जम्मू कश्मीर राज्य में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बनियाल दर्रा आप लोगों का जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं वो आपके लिए लिख कर लाया हूँ, आप लोग इन दर्रों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे आपका काराकोरम दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में, आप लोगों को अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना है। उसके बाद जो आपका सिपकला दर्रा है ये आपका जम्मू मतलब हिमाचल प्रदेश में है। जो आपका सिपकला दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो आपका जोजिला दर्रा है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद जो आपका पीर पंजाल दर्रा है ये भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मैं अब उन्हीं को लिखकर लाया हूँ। और भी जो भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आपको दर्रा इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। जो आपका लिपुलेख दर्रा है ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मतलब इसी में प्रश्न रहने वाला है वो है ये भी आपके इम्पोर्टेंट दर्रा रहने वाले हैं, तो आप लोग इनको भी याद कर लेना। जैसे आपका रोहतांग दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो आपका बाड़ा लाचा दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो आपका नाथुला दर्रा है ये आपका सिक्किम राज्य में है। उसके बाद जो आपका थालघाट दर्रा है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद जो आपका पालघाट दर्रा है ये आपका केरल में है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे थे मैंने आपको सारे दर्रे बता दिए, आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे आप लोग एक बार क्लास करने के बाद एक बार शाम को जब आपकी पीडीएफ पड़ेगी तो आप लोग एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना और फिर आपकी जो 28 जून को आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है उनमें मैं आपको सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद करा दूंगा। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को वो प्रश्न रिवाइज भी हो जाएंगे, तो आपको परेशान होना नहीं है। बस आप लोग भरोसा करके सारी चीज़ों को याद जरूर करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है
जो नैनीताल झील है ये किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान। तो आपको बताना है कि नैनीताल झील किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा नैनीताल झील आप लोगों की उत्तराखंड राज्य में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब जैसे आपके पेपर में झील से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, जितनी भी इम्पोर्टेंट झील थी मैं सारी झीलें लिखकर लाया हूँ। जैसे आपकी जो गोविंद सागर झील है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जो आपकी सूरजकुंड झील है ये आपकी हरियाणा में स्थित है। उसके बाद जो आपकी लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर में स्थित है। उसके बाद जो आपकी पुलिकट झील है ये आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपकी सांबर झील है ये आपकी राजस्थान में स्थित है। तो आप लोगों को सारी झीलें अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट आपको याद रखना ये भी आपकी कुछ प्रमुख झीलें हैं जो कि ये आपकी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें रहने वाली हैं। तो जम्मू कश्मीर की ज़्यादा झीलें पूछी जाती हैं। मैं आपके लिए वही पॉइंट लिख कर लाया हूँ जिस पॉइंट को आर्मी अग्निवीर पेपर में काफ़ी बार वो पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद जरूर करते चलना है। उसके बाद आपको याद रखना जो आपकी डल झील है ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो आपकी बुलर झील है ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। मानस झील भी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। शेषनाग भी झील आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। जो आपकी नागिन झील है ये भी आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी झीलों को याद कर लेना जितनी मैंने आपको झीलें बताई हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए गए, उन्हीं टॉपिक से प्रश्न लिए गए जिस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न बनेंगे ही। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास को शुरू से लास्ट तक देखना है और आप लोगों को सारी चीज़ें अपने दिमाग में सेट करते चलना है। और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि पूरा क्लास आप जब समाप्त हो जाए आपका इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलें। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, राजस्थान, असम, तेलंगाना। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो ये आपका तेलंगाना राज्य में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके लिए मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ कुछ प्रमुख हवाई अड्डे जो कि आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपको याद रखना है जो आपका ये बीजू पटनायक हवाई अड्डा है ये आपका उड़ीसा राज्य में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका गुजरात राज्य में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद जो आपका स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है ये आपका छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आपको याद रखना जो आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आप लोगों को ये सारे हवाई अड्डे अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। मैं आपको जो भी चीज़ें करा रहा हूँ वास्तव में अपने आप में बहुत अच्छी हैं, बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने की। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है इसी में हवाई अड्डे से वो है आपका याद रखना जो आपका नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका पश्चिम बंगाल में आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद आपको याद रखना जो आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है ये आपका नई दिल्ली में। तो आपके हवाई अड्डे से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को सारे हवाई अड्डे मैंने आपको करा दिए जितने भी इम्पोर्टेंट थे। तो आप लोगों के पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बस आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। उसके जो ऑप्शंस हैं 4 अप्रैल, 22 मार्च, 24 जनवरी, 5 जून। तो आपको बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके पेपर में दिवस से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट दिवस लिख कर लाया हूँ, उनको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आप लोगों को याद रखना है जो आपका विश्व जल दिवस है वो आप लोगों का जो मनाया जाता है वो आपका 22 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो दिवस है मैं उन्हीं को लिख कर लाया हूँ, आप लोगों को इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। आर्मी अग्निवीर
आपके पेपर में ये दिवस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे आपको प्रवासी दिवस याद रखना है। प्रवासी दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग याद रखें जो आपका भारतीय तटरक्षक बल है ये आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल मतलब आईसीजी जो दिवस है वो आप लोगों का 1 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपको ये भी दिवस अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जैसे आपका पुलवामा शहीद दिवस आप लोगों का 14 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आप लोगों का 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस ये आप लोगों का 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद आपको याद रखना जो आपकी भारतीय नौसेना दिवस है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट जितने भी दिवस थे मैंने सारे दिवसों को लिख लिया है, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा सच में मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने की। मैं आपके लिए इसलिए मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग पेपर में एक अच्छा स्कोर कर आएँ। आप लोग बस ये एक क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देख लेना और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर जाना। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला है निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंडित रविशंकर शर्मा, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, मुकेश शर्मा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है। तो आपके वादक से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है आपके पेपर में, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपके तबला वादक हैं वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तबला वादक आपके जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं इम्पोर्टेंट वादक लिख कर लाया हूँ, आप लोगों को इनको अच्छे तरीके से याद रखना। आपके पेपर में ये कई बार पूछे जा चुके हैं और इनसे प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग याद रखेंगे जो आपके सितार वादक हैं ये आपके पंडित रविशंकर शर्मा हैं। उसके बाद जो आपके बांसुरी वादक हैं वो आपके हरिप्रसाद चौरसिया हैं। उसके बाद जो आपके शहनाई वादक हैं वो आपके बिस्मिल्लाह खां हैं। उसके बाद आपके जो संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपके तानपुरा वादक हैं ये आपके पंडित भीमसेन जोशी हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आपको वादक से प्रश्न पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं जाएगा। बस आप लोग अगर सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है। आपके समाधि स्थल से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं वो भी टॉपिक आप लोगों का मतलब आप लोग ये देखिए कि मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ उस टॉपिक से जिस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। फिर उस टॉपिक को मैंने पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया है जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है। बस आप लोगों की क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप लोग याद रखना कि पूरी क्लास करने के बाद फिर आपको बहुत अच्छा मतलब स्कोर आप लोग पेपर में जरूर कर आएंगे अगर आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलेंगे। बस आप लोग सब बिल्कुल ध्यान से सारी क्लासों को देखते रहें और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मतलब जो मैं PDF दूंगा तब आप लोग इन इम्पोर्टेंट चीज़ को अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपका चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नारायण घाट, कर्मभूमि, किसान घाट, राजघाट। तो आपको बताना कि चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम आप लोगों का हो जाएगा किसान घाट, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं इम्पोर्टेंट आपके लिए समाधि स्थल लिख कर लाया हूँ, आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे आपका जो राजघाट समाधि स्थल है ये आप लोगों का महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका विजय घाट समाधि स्थल है ये आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री का आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना। जो आपका विजय घाट समाधि स्थल है ये आप लोगों का लाल बहादुर शास्त्री का है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे जो आपका शक्ति समाधि स्थल है ये आप लोगों का इंदिरा गांधी का आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका वीर भूमि
समाधि स्थल है ये आप लोगों को राजीव गांधी का समाधि स्थल आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका नारायण घाट समाधि स्थल है ये आप लोगों का गुलजारी लाल नंदा का है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो आपको ये समाधि स्थल अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे आपका राजघाट है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। विजय घाट है ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। शक्ति जो समाधि स्थल है ये आप लोगों का इंदिरा गांधी का है। जो आपका वीर भूमि समाधि स्थल है ये राजीव गांधी का है। नारायण घाट आप लोगों को गुलजारी लाल नंदा का है। तो आप लोगों को ये समाधि स्थल अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर आपके पेपर में समाधि स्थल से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। ज़रूरत है आप लोगों को इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद करने की। मैं आपके लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख कर लाया हूँ। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखाएं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आप लोग याद रखेंगे जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं। जो आपकी रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। सबसे ज़्यादा युद्ध और खून खराबा किसके किसके बीच होता है? तो भारत और पाकिस्तान के बाद। खून सबसे ज़्यादा किसका बहता है? तो भारत और पाकिस्तान के बाद, इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। तो आप लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपकी मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच है। जो आपकी डूरंड रेखा है ये आप लोगों की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपकी मैगीनॉट रेखा है ये आप लोगों की फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो आप लोगों की चारों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अच्छे तरीके से याद रखना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को ये भी चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखनी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके साफ साफ दिखाई दें। आप लोगों को याद रखना है भारत की सीमाओं से लगने वाले राज्य। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि भारत की सीमाओं से कौन कौन से राज्य लगते हैं। जैसे आप लोग याद रखेंगे जो पाकिस्तान है इसके साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान और गुजरात लगते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे पाकिस्तान के साथ ये 4 राज्य लगते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से चारों राज्यों को याद कर लेना है। उसके बाद जो आपके चीन है, चीन के साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख लगता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश लगता है। उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपका नेपाल है, नेपाल के साथ उत्तराखंड लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो आप लोग याद रखेंगे ये आपकी जो मतलब देश हैं ये सीमाओं से लगने वाले राज्य हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके पेपर में यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है जैसे कि पाकिस्तान के साथ इनमें से कौन सा राज्य लगता है या फिर नहीं लगता है। तो आप लोग जो जब अच्छे तरीके से याद होगा तभी आप लोग इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से बता पाओगे। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला आप लोग इनको भी याद रखेंगे। जैसे कि आपका जो भूटान है, भूटान के साथ सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है। उसके बाद जो आपको याद रखना है बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका म्यांमार है, म्यांमार के साथ कौन कौन से देश, कौन कौन से भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं वो आप लोगों को याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ पीओके जो अपना क्षेत्र है वो इससे अपना भारत हिस्सा बनाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ जो आपकी पीओके लैंड है इसके साथ अपना भारत हिस्सा बनाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं सारे प्रश्नों को करा रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है सारी चीज़ अच्छे तरीके से याद करने की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 10 वो रहने वाला आपका जो नंदन नीलकेणी है ये किस योजना से जुड़े हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं यूपीआई, आधार कार्ड, डिजिटल इंडिया, भीम ऐप। तो आपको बताना जो आपके नंदन नीलकेणी हैं ये किस योजना से जुड़े हैं। तो नंदन नीलकेणी आप लोगों के आधार कार्ड योजना से जुड़े हैं जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 11 वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत की पहली महिला लोकसभा
स्पीकर कौन थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सुमित्रा महाजन, मीनाक्षी लेखी, प्रतिभा पाटिल, निर्मला सीतारमण। तो आपको बताना है भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा सुमित्रा महाजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलना है और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारा अपना रिवीजन करते रहें। आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ही प्रश्न करा रहा हूँ। कल आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है उसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। कल आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है, मतलब कल आपकी जो क्लास करंट अफेयर की रहने वाली, उसमें आप लोगों को एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि अगर आपको गणित की क्लास चाहिए हो तो आप लोग कमेंट करना। मैं आपको कल जो करंट अफेयर की क्लास उसी के साथ आपको मैं गणित के भी 15 प्रश्न करा दूंगा, मैथ के भी 15 प्रश्न करा दूंगा। और अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो आज का क्लास का नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला आपको बताना है कि भारत का पहला जल विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है भारत का पहला जल विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाला आपको बताना है भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो आपको बताना है भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना आप लोगों की लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कौन सी नदी भारत में सांप की तरह चलती है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, गंगा नदी। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी भारत में सांप की तरह तैरती है। आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखना है, ये आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो आपको बताना है जो आपका कंचनजंगा पर्वत शिखर है ये किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर मैं अभी आपको पिछली कुछ देर पहले ही बताया हूं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। जो आपका कंचनजंगा पर्वत शिखर है ये आप लोगों का जो स्थित है वो आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। तो आपको बताना है भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा भारत का पहला विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप लोग कमेंट करना, या तो अगर हमसे कुछ पर्सनल आप लोग बात करना चाहते तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। मैं आपको जो भी इन मैराथन क्लासों में करा रहा हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से सारी क्लासें करा रहा हूँ। आप लोग एक बार हमारे कहने से एक जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई वो अभी आपकी सबसे ऊपर, वो उसमें आपसे 1 से 10 तक प्रैक्टिस सेट, मतलब 10 प्रैक्टिस सेट रहने वाले। इस प्लेलिस्ट को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कराई हैं जो कि आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आप लोग इन 10 प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। हमारे कहने से एक बार आप लोग एक बार क्लास को ज़रूर देखना सभी लोग, उसमें मैंने डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप लोग क्लासों से, मैराथन क्लासों से आपको फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन आप लोग हमारे कहने से एक बार उन 10 प्रैक्टिस सेट को ज़रूर कर लेना। ज़्यादा नहीं, आप लोग अगर एक दिन में 2-2 प्रैक्टिस सेट करोगे तब भी आप लोग बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं पुणे, दिल्ली, इंदौर, पटना। तो आपको बताना भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, ये आपका पुणे में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 18 वो आपका रहने वाला है
कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात। तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है, पंचायती राज्य की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपको बताना है जो आपकी पंचायती राज्य की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को याद रखना है, ये आपकी राजस्थान राज्य में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो उसके जो ऑप्शंस हैं भावना गंठ, अवनी चतुर्वेदी, हरिता कौर, शिवानी सिंह। तो आपको बताना है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको हो जाएगा भावना कंठ, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को इस क्लास में बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बहुत अच्छी चीज़ें करा दी हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ही चीज़ें कराता हूँ। आप लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं आपको ज़्यादा लंबी क्लास करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि लंबी क्लास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों का इतने प्रश्नों में अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जा रही हैं, तो हमें लंबी क्लास 200-300 प्रश्न करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग यही बताइए। आप लोगों को जो मैंने शुरू में कराया है उसमें से कम उतने में से मतलब मैंने आपको 50-60 प्रश्न तो वहीं पर ही याद करा दिए, क्योंकि वहाँ से आपके पेपर में हर वर्ष प्रश्न बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लंबी क्लासें ही करना है, आपको जो मैं क्लासें करा रहा हूँ वास्तव में अपने आप में वो अच्छी क्लासें रहने वाली हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का उल्लेख है? तो उसके जो ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 19। तो आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का उल्लेख है। इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो आप लोग याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 343 में राष्ट्रभाषा का उल्लेख है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलें। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो उसके जो ऑप्शन हैं 28, 25, 23, 18। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा भारत में टोटल आपके 23 हाई कोर्ट हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 23, वो रहने वाला आपको बताना है, जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो आपको बताना जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय इसका पुनः उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। उसके चारों ऑप्शन हैं 2010, 2014, 2017, 2020। तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः उद्घाटन आप लोगों का जब हुआ था वो आप लोग याद रखेंगे 2014 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है? तो उसके जो ऑप्शन हैं बुलर झील, चिल्का झील, नैनीताल झील, लोकटक झील। तो आपको बताना है किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा लोकटक झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है, भारत के वाटर फॉल स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं मेघालय, केरल, हिमाचल, झारखंड। तो आपको बताना है भारत का जो वाटर फॉल है स्टेट ये किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा, इस प्रश्न का आपको लोगों का सही जवाब हो जाएगा ये आपके मेघालय को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखें जो भारत के वाटर फॉल स्टेट के नाम से जाना जाता है वो राज्य मेघालय जाना जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, आपके पेपर में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। बस आप लोगों को घबराना नहीं, बस आपने जो भी पढ़ा है उसका मैं रिवीजन करा रहा हूँ। बस आप लोगों की जो रिवीजन क्लास 28
28 जून को आने वाले उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत, मेरी सारी जिम्मेदारी है। मैं आपको क्लासें भी कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, लेकिन हमारे कहने से मैं जितनी भी आपको चीज़ें बताता हूं उनको आप लोग ज़रूर करिए। आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसको मैंने तभी अलग से प्लेलिस्ट बनाया, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके बाद मुझे जो भी करना होगा मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा। इन मैराथन क्लासों को, आपको सारी क्लासों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है रबी, खरीफ और जायद यह किससे संबंधित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मौसम, सिंचाई, कृषि, फसलें, नदियाँ। तो आपको याद रखना है जो आपकी रबी और खरीफ और जायद की फसल है, कृषि फसलें हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अल्पस, हिमालय, एंडीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आप लोग याद रखेंगे ये आपकी एंडीज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा घोषित हुआ था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं इंदौर, भुवनेश्वर, भोपाल, वाराणसी। तो आपको बताना है भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा घोषित हुआ था। तो भारत का पहला स्मार्ट शहर आपका भुवनेश्वर घोषित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है भारत का पहला पोर्टेबल सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया। तो उसके जो ऑप्शन हैं लद्दाख, सिलीगुड़ी, गोवा, कर्नाटक। तो आप लोगों को याद रखना है जो भारत का पहला पोर्टेबल सोलर प्लांट है ये आप लोगों का जो लगाया गया था ये आपका लद्दाख में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना। तो भारत का पहला डिजिटल राज्य आप लोगों का केरल बना था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बहुत सारी चीज़ें कराई हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग चाहो तो लिख लेना, नहीं तो आपको शाम को PDF जब मिल जाती तो उन PDF को आप लोगों को बार बार काफ़ी देर तक देखते रहना है, तो उससे आप लोगों का रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। उसके चारों ऑप्शंस हैं 1949, 1952, 1954, 1956। तो आपको बताना है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं चारों ऑप्शंस देखकर आपको राइट आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत आप लोगों की इस प्रश्न का सही जवाब आपका जो होगा वो 1954 में हुआ था। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आप लोगों को याद रखना है भारत के पहले जलमग्न मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो उसके जो ऑप्शन हैं मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पटना। तो आपको बताना जो भारत के पहले जलमग्न मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ये आपका कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है। तो उसके जो ऑप्शन हैं मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण रेलवे। तो आपको बताना देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका उत्तर रेलवे ने शुरू किया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 34 में जो आपका प्रश्न है वो है रहने वाला आपका राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं किंग पैलेस, विक्टोरिया भवन, वायरस हाउस,
काउंसिल हॉल, तो आपको बताना है राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था। तो राष्ट्रपति भवन है इसका जो पुराना नाम था वो आप लोग याद रखेंगे, इसका पुराना नाम वायरस हाउस था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर जो आपका 35 रहने वाला वो आया, आपका बताना है कौन सी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेरियार। तो कौन सी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है। तो भारत की जो दक्षिण गंगा नदी कहलाती है वो आप लोग याद रखेंगे, ये आपकी गोदावरी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, माही डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो आप लोग याद रखेंगे, आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आप लोगों को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि किस राज्य को भारत का दान का कटोरा कहा जाता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। तो किस राज्य को भारत का दान का कटोरा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा छत्तीसगढ़ को भारत का दान का कटोरा कहा जाता है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको बताना है जो आपका ऑपरेशन फूड है ये किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फूड उसके जो ऑप्शंस हैं बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, सेना, जनसंख्या नियंत्रण। तो आपको बताना जो आपका ऑपरेशन फूड है ये किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फूड आप लोगों का जो संबंधित है वो आप लोगों को दुग्ध उत्पादन से आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है विश्व की सबसे लंबी सीमा भारत कि किस देश से लगती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी सीमा भारत की किस देश से लगती है। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ये आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको बताना है किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताना है किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो आपकी 3 देशों से लगती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 41 वो रहने वाला आपका जो आपका सूर्य मंदिर मुरेड़ा में है वो किस राज्य में है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपको बताना सूर्य मंदिर मुरेड़ा किस राज्य में है। तो ये आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत का जो पहला पोर्टेबल सोलर प्लांट है ये कहाँ लगा था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लद्दाख, सिलीगुड़ी, गोवा, कर्नाटक। तो आपको बताना जो भारत का पोर्टेबल सोलर प्लांट है ये कहाँ लगा था। तो ये आप लोगों का सबसे पहले लद्दाख में लगा था। ये प्रश्न मैं आपको अभी ऊपर भी करा चुका हूँ, ये प्रश्न दोबारा आ गया तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि कोई प्रश्न दोबारा से रिपीट हो जाता है, इतना ध्यान नहीं रहता है। PDF भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लास को कंप्लीट करते रहना। एक आध प्रश्न दोबारा से रिपीट हो जाता है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, उससे आप लोगों का रिवीजन दोबारा से हो ही जाता है, तो आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आपको बताना है भारत में पहला महिला CRPF बटालियन कब बना। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1982, 1986, 1991, 1999। तो आपको बताना है भारत में पहला CRPF बटालियन कब बना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आप लोगों का हो जाएगा जो आपका 1986 में भारत का जो महिला बटालियन है वो बना था, जो कि आपका CRPF का बना था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, CRPF का जो महिला बटालियन है वो 1986 में बना था, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला वो रहने वाला आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं केरल, असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा। तो आपको बताना है
किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा, ये आपको केरल राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपका 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से याद रखना है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध स्थित हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध स्थित हैं? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा, सबसे ज़्यादा बांध आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते ही चलना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अंडमान मरीन नेशनल पार्क, जो कि आपका गुजरात में है। उसके बाद लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों को याद रखना है, जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोगों का जो स्थित है, ये आपका मरीन नेशनल पार्क में स्थित है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, वो आप लोगों को बताना है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं न्यू जलपाईगुड़ी, गोरखपुर, घूम, कटरा। तो आपको बताना है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन ये आपका घूम रेलवे स्टेशन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 48। टोटल इस क्लास में 50 पे ही प्रश्न लिए गए हैं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? उसके जो ऑप्शंस हैं बाल नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, सेना, जनसंख्या। तो आपको बताना, जो आपका ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो आप लोगों को संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे। ऑपरेशन फ्लड आप लोगों का दूध उत्पादन से आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला, वो रहने वाला है, भारत को कब गणराज्य का दर्जा प्राप्त किया? तो आप लोग बताएंगे भारत को कब गणराज्य का दर्जा मिला था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1952, 1956। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, जो भारत का गणराज्य का दर्जा है वो आप लोगों का जो मिला था वो 1950 में मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 50 और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, रुपया शब्द किसने शुरू किया था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं अकबर, कौटिल्य, चाणक्य, बाबर, शेरशाह सूरी। तो रुपया शब्द किसने शुरू किया था? तो रुपया शब्द आप लोगों का कौटिल्य चाणक्य ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 51 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो उसके जो ऑप्शन हैं असम, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ पर है। तो इसके चारों ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपके पेपर में आर्मी अग्निवीर के पेपर में स्टैटिक जीके का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इस क्लास से आपको बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कराई हैं। तो आज की इस क्लास में हमने स्टैटिक जीके के टोटल 50 प्रश्न किए थे। इन 50 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है। कल आप लोगों की जो करंट अफेयर की क्लास होने वाली, मतलब जो आपकी करंट अफेयर की क्लास होने वाली है, ये आप लोगों की क्लास मैं कराऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि मुझे मैथ की भी क्लास कराइए तो आपको मैं शाम टाइम मैथ की भी क्लास करा दूंगा। तो अगर आपका जैसा भी कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं क्लास बनाऊंगा। लेकिन आपको याद रहे कि ये कमेंट आप लोगों को लगभग 2-3 बजे तक आ जाने चाहिए। जितने भी लोगों को मतलब मैथ की क्लास चाहिए हो तो वो लोग कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपकी करंट अफेयर और मैथ की क्लास कल एक साथ ही करा दूंगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। मैं आपको जो भी करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। बस आप लोग सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करते चलें। और आप लोगों को जो मैं प्ले लिस्ट बता रहा हूँ उस प्ले लिस्ट को आप लोग एक बार जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में वहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। उसमें मैंने बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ाया है। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। जितने भी लोग आपके दोस्त इस साल आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं, तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। कल मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।